Hello everyone, let's start today's lecture. Hopefully, you have covered the first lecture of this series in which I covered these topics. This is as per the syllabus of Himachal Pradesh University. Now, for today's video, we are going to cover these topics. यानी हम फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस करने वाले अकाउंटिंग के ब्रांचेस को पढ़ने वाले हैं और साथ में पढ़ने वाले हैं बेसिस क्या है हमारे अकाउंटिंग के वेरियस, जिसमें आते हैं कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के बहुत से फंक्शंस हैं बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस में। ये फंक्शंस इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल डाटा क्या एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाए, प्रोसीड किया जाए और कम्युनिकेट किया जाए इसके यूजर्स को, ताकि फैसिलिटेट हो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पहला फंक्शन है इसका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस यानी कि बुक कीपिंग। एक प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का कि हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, रिसिप्ट या पेमेंट जैसे ट्रांजेक्शंस। इसके लिए यूजुअली यूज होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन की इक्वल एंड अपोजिट एंट्री होती है। एक हिस्सा उसका डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। इसके बाद दूसरा काम है अकाउंटिंग का कि वो क्लासीफाई करे जो वेरियस ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करी गई थी, उन्हें एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैटेगराइज करें अकाउंट्स के रूप में, जैसे एसेट के अकाउंट, लाइबिलिटीज के अकाउंट, इनकम के, एक्सपेंसेस के। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सके। इसके बाद समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, तो जो डाटा अभी तक क्लासीफाई हुआ है उसको एक साथ लिख के उसके बैलेंसेस को एक जगह पर लिख के सिस्टमाइज तरीके से या समराइज करना, ये भी इसका ही काम है। इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में समराइज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके उदाहरण है। ठीक है, ये समराइज करके स्टेक होल्डर्स को जो फाइनेंशियल हेल्थ और होती है ऑर्गेनाइजेशन की, इसका एक ईजिली एक्सेस मिलता है जानने के लिए। इसके बाद इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी काम है हमारे अकाउंट्स का कि जो फाइनेंशियल डाटा है उसे जो पहले समराइज किया गया उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके जो है उसके बारे में समझ क्या है थ्रू रेशोज, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशोज, यानी जो नंबर्स हमारे पास इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आए हैं उसकी फर्दर इलेबोरेशन थ्रू रेशोज करना, ताकि एक परफॉर्मेंस के बारे में एक सटीक जानकारी मिल पाए और एक इंसाइट मिल पाए कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, इफ वी नो ओनली कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 10% प्रॉफिटेबल है, इट विल नॉट, जो हमें बैलेंस शीट से पता लग रहा है, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, तो दैट इज नॉट समथिंग, एक्चुअली नॉट, जो हमें इनकम स्टेटमेंट है उससे हमें जस्ट इतना पता लग रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख प्रॉफिट कमाया, पर जब बात इंटरप्रिटेशन की आती है तो हमें पता लग रहा है कि इसने 10% प्रॉफिट कमाया, ये कैसा है। फिर एक और रेशो होती है, जैसे कि इंडस्ट्री का नॉर्मल है 12%, तो क्या ये 10% इज इट गुड और इट इज नॉट गुड। हमारी सॉल्वेंसी क्या है, यानी कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, तो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन होती है जो अकाउंटिंग के तहत हम करते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, है ना। अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स है वो एक समझ जाने योग्य स्थिति में ला करके हमारे जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज, और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज और इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, तो इन सबको क्या समझने योग्य क्या जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी इसका पर्पस होता है, यानी कि फ्यूचर में जो खर्चे किए जाने हैं उसको प्रेडिक्ट करना और जो भी हानि होनी है उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। ठीक है, ये एनेबल करता है एक इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को। इसके अलावा टैक्स कंप्लायंस भी इसका एक पर्पस होता है। ठीक है, ये इंश्योर करना कि बिजनेस के कंप्लाई करे टैक्स लॉस के साथ एक्यूरेटली, और जो टैक्सेस हमारे बनते हैं उसको अच्छे से कैलकुलेट करे और रिकॉर्ड करे इनकम को और एक्सपेंसेस को। इसके बाद ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग के तहत ये काम भी आता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल्स क्या है बनाए जाएं, जो भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनके होने में, उनको काउंट किए जाने में और उनको प्रेजेंट किए जाने में, ताकि प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड्स, एरर्स और इंश्योर हो एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी हमारे फाइनेंशियल डाटा की। ठीक है, तो ऑडिट्स एंड कंट्रोल इज आल्सो अ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, ऑडिट को फैसिलिटेट करना और कंट्रोल को भी। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके क्या है, बहुत से एडवांटेजेस रहते हैं। पहली बात तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कोई भी पर्सन जो भी स्टेक होल्डर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन का यूज करता है एक इन्फॉर्म सा अच्छा सा डिसीजन बनाने के लिए, चाहे वो मैनेजर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, अपनी इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, प्राइसिंग और ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजंस में अकाउंटिंग डाटा हेल्प करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये ट्रांसपेरेंसी बनाता है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे की जा रही है ताकि इंश्योर किया जा सके कि स्टेक होल्डर्स जो है बिजनेस के, उनको क्लियर सा व्यू हो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसके अलावा प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग अलाउ करता है कि बिजनेसेस जो है वो प्लान करे फ्यूचर को अच्छे से, सही तरीके से, एक्यूरेट से बजट्स बना करके, रेवेन्यूज को अच्छे से फोरकास्ट करके और कंट्रोल करके हमारे एक्सपेंडिचर्स को, ताकि फीडबैक मिल सके मैनेजमेंट को कि कैसे स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट किया जाए जरूरत के अनुसार। इसके अलावा लीगल कंप्लायंस, अकाउंटिंग क्या इंश्योर करता है कि बिजनेस के अपनी जो लीगल ड्यूटीज है, जैसे कि टैक्स पे करना और बाकी भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे अच्छी तरह से निभाए, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही रिड्यूस कर देता है रिस्क, हमें पेनल्टीज ना हो और लीगल इशूज अराइज ना हो। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो अकाउंटिंग क्या है, अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके किसी पीरियड के बीच में, जैसे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही, कैसी लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी है ऑर्गेनाइजेशन की। ये इवैल्यूएशन जरूरी हो जाती है फ्यूचर के गोल्स और बेंचमार्क्स को सेट करने के लिए भी। इसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर और पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स जो है वो अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को देख के पता लगाता है कि क्या स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल हेल्थ की और कैसी प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की। अगर अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है तो ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट हम कर पाते हैं। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट, है ना, अकाउंटिंग हर बार चाहता है, अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजर जो हर बार चाहता है कि कॉस्ट कंट्रोल रहे और हम उसका एक सही ट्रैक रख पाए, तो उस
इसमें हेल्प करता है। जैसे अकाउंटिंग से एक्सपेंसेस को कैटेगराइज किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो एरिया जहाँ पे एफिशिएंसी की जरूरत है, और ये कंट्रीब्यूट भी करता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और रिसोर्सेज के एलोकेशन को और इफेक्टिव बनाने में। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा डाटा भी प्रोवाइड करता है कि हम फाइनेंशियल रिस्क की पहचान कर सके, जैसे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो तो हम इसे डिटेक्ट कर पाए, हाई लेवल ऑफ डेट हो, या मैनेजमेंट क्या है कोई और करेक्टिव एक्शन लेना चाहता है जब इश्यूज अभी एस्केलेट भी ना हुए हो, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल रेशो से हमें ट्रेंड्स का पता चल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एरियाज लगातार वीक होते जा रहे हैं और यहाँ पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत है ना। इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट, तो जब हम अच्छे से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड सकते हैं तो हम अकाउंटिंग के द्वारा एक अच्छे क्रेडिट रिलेशनशिप बना पाते हैं, क्योंकि हम टाइमली पेमेंट को इंश्योर कर पाते हैं अपने क्रेडिटर्स को, और कलेक्शन जो हमारे रिसीवेबल्स का डेटर्स का के द्वारा या कस्टमर्स के द्वारा, तो उसको भी हम एक स्मूथली रन कर पाते हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, although accounting has so many benefits, it is still not free from limitations। जो इसकी वेरियस लिमिटेशंस इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये इस प्रकार से, पहला हिस्टोरिकल नेचर, हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग में हमेशा जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनके बारे में रिकॉर्डिंग की जाती है, इसलिए इसे एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के जो पोटेंशियल और इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसे पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ पास्ट डाटा पर बेस्ड होती है, जबकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग पास्ट डाटा, प्रेजेंट डाटा और प्लस फ्यूचर एस्टिमेट्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेट्स है ना, अकाउंटिंग में हम हर चीज़ को जो है वो एक्यूरेटली नहीं रिकॉर्ड करते हैं। कुछ चीज़ होती है जो सिर्फ एस्टिमेट्स के बेसिस पे होती है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स हो गए, तो ये सारे के एस्टिमेट पे बेस होता है। ये एक सब्जेक्टिविटी लेकर के आता है, जिससे कि कई बार डिफरेंसेस आ जाता है कि फाइनेंशियल डाटा को कैसे रिपोर्ट और इंटरप्रेट किया जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट है ना, मेंटेन करना अकाउंट और सेट करना अकाउंटिंग सिस्टम को, ये लार्ज बिजनेसेस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और एक्सपेंसेस भी। बिजनेसेस को कई बार इन्वेस्ट करना होता है अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में, जो अकाउंटेंट्स हायर किए जाते हैं वो भी स्किल्ड होने चाहिए, और ऑडिट्स के लिए भी अच्छा खासा पैसा इन्हें देना पड़ता है, और ये जो है कई बार एक बर्डन भी बन जाता है, स्पेशली स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को कंसीडर किया जाता है, पर बहुत से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने में काफी जरूरी होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज की सेटिस्फैक्शन कैसी है, ब्रांड वैल्यू कैसे है, कस्टमर की लॉयल्टी कैसे है। ऑल्दो हम इन्हें मनी में मेजर नहीं कर पाते, बट ये भी इंपैक्ट करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी होगी, और डिसीजन मेकिंग के लिए इनको कंसीडर किया जाना जरूरी है। इसके अलावा मैनिपुलेशन और फ्रॉड्स है ना, अकाउंटिंग क्या है, कई बार शिकार होता है फ्रॉड्स का, जैसे कि क्रिएटिव अकाउंटिंग एक टर्म है जो यूज की जाती है, एक डिस्टॉर्टेड व्यू दिखाया जाता है जब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का उस बारे में, ठीक है। ये तब अक्सर देखा जाता है जब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड प्रेडिक्टिव पावर है ना, जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजफुल इंसाइट तो प्रोवाइड करती है सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के लिए, और ये ऑफर लिमिटेड होती है। सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे, लिमिटेड प्रेडिक्टिव पावर, क्योंकि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करवाती है, इसी वजह से इसकी लिमिटेड प्रेडिक्टिव पावर होती है फ्यूचर के आउटकम्स के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो आउटकम्स होते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे बेस्ड होते हैं। तो फाइनेंशियल डाटा कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, जिसे अकाउंटिंग डाटा पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत डिपेंडेंट होती है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। जैसे डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग की वजह बनता है फाइनेंशियल डाटा की, जो कि क्या कई बार कंफ्यूजन बिल्ड करता है और कंपैरेटिबिलिटी कंपनीज के क्रॉस को कम कर देता है। इसके अलावा फोकस ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता है, सोशल परफॉर्मेंस, कंपनी की इन्वायरमेंट की तरफ कैसी परफॉर्मेंस थी और कंपनी ने एथिकली कैसा कैसा परफॉर्म किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये अकाउंटिंग डाटा नहीं दे पाता। ये लिमिट कर देता है कि किस तरीके से फुल्ली रिप्रेजेंट किया जाए कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और रेपुटेशन को। इसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को सेट कर लिया जाता है ये डिफिकल्ट हो जाता है इन्हें बाद में बदलना, क्योंकि ये एक कॉम्बर्सम प्रोसेस बन जाती है जब हम अकाउंटिंग के मेथड्स को बदलते हैं, जैसे कि नई रेगुलेशन या नई नीड्स अराइज होती है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करने का प्रोसीजर काफी टीडियस माना गया है। इसके अलावा पोटेंशियल्स ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल मेजर्स, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मेट्रिक्स पर अगर हम फोकस करें, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कटिंग, तो कई बार क्या होता है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कई इंपॉर्टेंट बिजनेस एलिमेंट्स, जैसे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन या एम्प्लॉय की वेलबींग है ना। तो ये जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्या है एक हमारे डिसीजन का बेस ना बन के उभरे, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की कौन कौन सी फील्ड्स हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर कोई जो फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जैसे रिपोर्टिंग पे या डिसीजन मेकिंग पे। ये ब्रांचेस जो है वो इस अलग अलग नीड्स को मीट करने के हिसाब से डिजाइन करी गई हैं, जो कि अलग अलग यूजर्स के होते हैं, जैसे कि बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इन सभी की नीड के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं, ठीक है। और मेन जो है ना, आपने जैसे अभी पढ़ते भी हैं हम, जो लीडिंग आप देखते हो वो रहती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो तुम इस बार पढ़ भी रहे हो। एक जो तुम थोड़े टाइम में पढ़ोगे दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड देयर इज समथिंग मोर दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। इसके अलावा और भी वेरियस फील्ड्स है जो अगर तुम प्रिपेयर करके लेके जाओगे तो इट विल प्रोवाइड डेप्थ टू योर क्वेश्चंस एंड विल बी बेटर फॉर योर स्टडी पर्सपेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी तक करते भी आए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फोकस करता है रिकॉर्ड, क्लासिफाई और रिपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। अगर हम इसकी की फीचर्स की बात करें तो ये बेस्ड होता है स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा INDAS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी बेस होते हैं इंडिया के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये बस एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का। ये प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट्स को जो कि क्या स्टेक होल्डर्स यूज कर पाए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने के लिए बिजनेस के बारे में। इसके अलावा एक होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यूज किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा मैनेजमेंट के डिसीजंस मेकिंग के लिए। ठीक है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का फोकस होता है प्रोवाइड करने के लिए डिटेल फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन किसके लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए, जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड या एम्प्लॉइज। ये वो ब्रांच है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। इसकी की फीचर्स की बात करें तो इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है और एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को ये हर बार फॉलो नहीं करता है। इसमें कॉस्ट एनालिसिस, बजटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस प्लानिंग आती है। ये प्रोवाइड करता है इनसाइट्स जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ऑप्टिमाइज करने में अपने रिसोर्सेज, रिड्यूस करने में अपने कॉस्ट और इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके बाद एक फील्ड आती है कॉस्ट अकाउंटिंग ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हमारी अकाउंटिंग की जिसका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का पता लगाने के लिए, जो कॉस्ट गुड्स को प्रोड्यूस या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज होती है। ये क्लोजली संबंध रखता है मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए, पर इसका प्राइमरी एफएसएस होता है जस्ट आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट। अगर इसकी की फीचर्स की बात करें तो ये हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो ट्रैक करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। जो वेरियस मेथड्स हैं इसमें वो होते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसकी एम है कि हम कैलकुलेट कर पाए कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की, ताकि प्राइसिंग बनाई के डिसीजन ले सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए और बजटिंग बनाए किए जा सके। इसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, इसका फोकस होता है टैक्स कंप्लायंस पे और प्लानिंग पे। ये वो ब्रांच है जो इंश्योर करती है कि बिजनेस जो है और इंडिविजुअल क्या है वो टैक्स लॉज को और रेगुलेशन को अच्छी तरह से इसके पालना कर पाए, और ये हेल्प करती है टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने में भी। इसमें आता है टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए। इसके स्कोप में इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सारे एप्लीकेबल टैक्सेस आते हैं। ये जो है वो इसके लिए जरूरी होती है टैक्स लॉ की नॉलेज, रूल्स और रेगुलेशन की। ये प्रोवाइड करता है एडवाइजर्स की कैसे टैक्स प्लानिंग की जाए अर्थात कैसे मिनिमाइज किया जा सके टैक्स ऑब्लिगेशन को, टैक्स के लॉज को कंप्लाई करते हुए। इसके अलावा जो एक और फील्ड है वो है अकाउंटिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ताकि इनकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और कंप्लायंस को एंश्योर किया जा सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार। ऑडिटर्स क्या है, वो जानना चाहते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो फ्री है किसी भी मिस स्टेटमेंट से, और क्या यदि नहीं तो क्या उनमें फ्रॉड और एरर तो नहीं है। इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ऑडिटर एग्जामिन करता है रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इंटरनल कंट्रोल को। ऑडिटर एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर एक एम्प्लॉय होता है बिजनेस का। ऑडिटर्स क्या एक ऑडिट ओपिनियन देता है अपने ऑडिट के एंड में, जो कि एनहांस करता है क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। इसके अलावा फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, फोरेंसिक अकाउंट जनरली जो जांच एजेंसियां वो यूज करती हैं। इसमें अकाउंटिंग स्किल का यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, एम्बेजलमेंट्स को और कई और फाइनेंशियल क्राइम्स को, है ना। लॉ एनफोर्समेंट और लीगल टीम्स के द्वारा यूज किया जाता है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और लिटिगेशन सपोर्ट के लिए। इसके की फीचर्स है इन्वेस्टिगेट करता है कि ये फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज को और पॉसिबल फ्रॉड्स या मिसकंडक्ट जो बिजनेस में हुए हो। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है लीगल सपोर्ट, क्योंकि ट्रेस करने में हेल्प करता है ये इलिसिट ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देने में हेल्प करता है ये कोर्ट को। इसके लिए जिन जिन फील्ड्स की अकाउंटिंग के अलावा जरूरत होती है वो क्रिमिनल लॉ, फ्रॉड डिटेक्शन और लीगल प्रोसीजर। इसके अलावा एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो पब्लिक के फंड्स है वो प्रॉपर्ली स्पेंड हो और लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनका यूज किया जाए। इसके की फीचर्स है तो इसमें जनरली बजटिंग होता है, फ्रॉड अकाउंटिंग भी, फंड अकाउंटिंग होता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें शामिल होता है, चाहे वो लोकल, स्टेट और फेडरल हो। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये यूएस की बात हो रही है, इंडिया में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है गवर्नमेंट के फंड्स की, ताकि वो अच्छे से एलोकेट और स्पेंड किए जा सके। एक नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग होता है जो स्पेसिफिकली होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नीड्स पे, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे डोनर्स की, मेंबर्स की और रेगुलेटरी बॉडीज की, ठीक है। इसके की फीचर्स की बात करें तो ये हेल्प करता है ट्रैक करने में डोनेशंस और ग्रांट्स और अदर फॉर्म ऑफ फंडिंग्स, और प्रॉफिट जनरेशन पे इसका फोकस नहीं होता है कि प्रॉफिट को काउंट किया जा सके। इसके अलावा अमेरिका में जैसे FASB भी है जो कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉन प्रॉफिट जो है उनको रिपोर्ट करना होता है फंड्स कैसे यूज किए गए, जैसे कि कई बार फंड्स रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी डोनेशंस कई बार स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी दी जाती है, ठीक है, तो उसकी यूटिलाइजेशन को कई बार मेजर करना जरूरी होता है। इसके अलावा एक होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग। इंटरनेशनल अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग के जैसा होता है, पर इसमें मेजर फोकस होता है अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस क्रॉस नेशनल सिचुएशंस में, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है कि कैसे मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट किया जाए, क्योंकि अलग अलग करेंसीज होती है हर देश की, है ना। इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स का यूज होता है और करेंसी कन्वर्जन की प्रॉब्लम आती है। ये डील करता है इश्यूज जैसे फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांसफर प्राइसिंग और क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन। अडेप्ट की जाती है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ताकि कंप्लाई किया जा सके लोकल रेगुलेशन के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइनमेंट भी इंश्योर की जाती है। इसमें मैनेजिंग करनी होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि अक्रॉस वेरियस नेशंस फैले होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस उनकी, इसमें सब्सिडरीज हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज की। इसके अलावा एक लास्ट अकाउंटिंग की ब्रांच है एनवायरमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस होता है इकोनॉमिक इंपैक्ट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के, ठीक है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कितनी सेल हुई या कितना रेवेन्यू हुआ और कितना जो है वो एक्सपेंसेस हुआ, अदरवाइज इसमें तो फोकस होता है कि हमने कितना दोहन किया एनवायरमेंट को, कितना नुकसान पहुंचाया और प्लस कितना रिस्टोर किया एनवायरमेंट को, तो उसका हिसाब रखने वाली अकाउंटिंग एनवायरमेंटल अकाउंटिंग होती है। ये हेल्प करती है बिजनेसेस को कि वो ट्रैक और रिपोर्ट कर पाए कॉस्ट एनवायरमेंट के कंजर्वेशन की, वेस्ट मैनेजमेंट की और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज की। ये हेल्प करता है ट्रैक करने के लिए एनवायरमेंट का कितना डैमेज हमने किया है और कॉस्ट कितनी है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन
एक्शन की एनकरेज करता है बिजनेसेस को कि वो इन्वायरमेंटल कोस्ट को भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में शामिल करें और प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। इसमें कार्बन एमिशंस की रिपोर्ट बनाना, एनर्जी यूज़ की रिपोर्ट्स और कोस्ट कंप्लायंस की उन सब के बारे में जानकारी होती है ताकि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई किया जा सके। तो इट वाज अबाउट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, है ना। सो टुडेस टॉपिक इज ओवर, होपफुली you have understood it well. If you have any doubts, please consider asking them in comment section and kindly subscribe.